बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रूह का इंतकाम कहानी लेकर आपकी खिदमत में पेश है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बदरूहों पर यकीन नहीं रखता था। सबके मना करने के बावजूद वो असीब सदा मकान में रहने लगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इस पुरफिजा पहाड़ी कस्बे के बारे में हारून ने बहुत सी रुमानी दास्तानें सुन रखी थी, लिहाजा जब इसका तबादला इस कस्बे में हो गया तो इसे एक एक करके वो तमाम दास्तानें याद आने लगी। चंद साल पहले इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी और अभी तक इसने दूसरी शादी नहीं की थी। इसकी औलाद कोई नहीं थी, इसलिए शादी टूटने का इसे ज्यादा गम नहीं हुआ था। हारून पता पूछता हुआ महकमे के सुपरिटेंडेंट के घर पहुंच गया। सुपरिटेंडेंट का नाम हयात मोहम्मद था। वो अधेड़ उम्र का एक खुश मिजाज शख्स था और इसी इलाके का रहने वाला था। इसे एक हफ्ता कबल महकमे की तरफ से हारून के तबादले की इतला मिल गई थी। हारून ने इसे एक जाती खत भी लिखा था जिसमें इसने हयात मोहम्मद से रिहाइश का इंतजाम करने की दरख्वास्त की थी। हयात मोहम्मद ने बड़ी गर्म जोशी से हारून का इस्तकबाल किया और इसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद हयात मोहम्मद की बेटी कावा लेकर आ गई। वो इलाके के रिवायती लिबास में मलबूस थी और खासी खूबसूरत थी। जब वो कावा पी चुका तो हयात मोहम्मद की दूसरी बेटी ड्राइंग रूम में आकर बर्तन ले गई। रात का खाना तीसरी बेटी लाई और बर्तन उठाने के लिए चौथी बेटी आई। क्योंकि इनकी उम्रों में मामूली सा फर्क था, शक्लें भी मिलती जुलती थी और लिबास एक जैसा था, इसलिए हारून इन चारों को एक ही समझता रहा। हारून की पहली शादी जो बुजुर्गों की तय करदा थी नाकाम हो गई थी, इसलिए अब वो रोमांस कबल असद शादी का जबरदस्त हामी बन चुका था और रोमांस के लिए वो अपने महकमे के सुपरिटेंडेंट के घर को हरगिज मुनासिब नहीं समझता था। लिहाजा इसने हयात मोहम्मद की चार बेटियों को, जिन्हें वो एक समझ रहा था, इन्हें मुस्तरद कर दिया। रात के खाने के बाद इसने हयात मोहम्मद खान से कहा, खान साहब, आपने मेरी रिहाइश का क्या इंतजाम किया है? आज तो तुम इसी ड्राइंग रूम में गुजारा करो। हयात मोहम्मद ने कहा, कल तुम्हारे लिए मेहमानों वाला कमरा साफ करवा दूंगा। वो इधर पिछले हिस्से में बना हुआ है और इसका आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है। हारून ने फौरन हिसाब लगाया कि रोमांस के लिए एक कमरा हरगिज मुनासिब न होगा, वो भी महकमे के सुपरिटेंडेंट का कमरा जो खुद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश में था। खान साहब, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। हारून ने कहा, फिर एक कमरे में बात नहीं बनेगी। मेरा मतलब है कि मैं छुट्टियों में अपने घर वालों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। घर वालों को हयात मोहम्मद ने यूँ कहा जैसे इसे घर वालों के जिक्र से सख्त सदमा पहुंचा हो। क्या तुम शादीशुदा हो? खान साहब, मैं अपने बहन भाइयों का जिक्र कर रहा हूँ। शादी का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि मैं यहाँ पहुँचते ही किसी अच्छे से घर का इंतजाम कर लूँ ताकि इन्हें यहाँ आकर कोई दिक्कत ना हो। इनका इंतजाम भी हो जाएगा। उन्होंने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? इसके अलावा हाउस अलाउंस का मसला भी है। हारून ने चालाकी से कहा, इसके साथ भी तो इंसाफ करना है। खैर, देखा जाएगा। हयात मोहम्मद ने कहा, अभी तो तुम हमारे मेहमान हो, वक्त आने पर मकान भी देख लेंगे। 2 रोज के बाद हारून ने दफ्तर में काम शुरू कर दिया। इसने दफ्तर के दीगर अमले से भी कह दिया कि इसे एक मकान की जरूरत है। एक हफ्ते के बाद दफ्तर के एक क्लर्क ने इसे एक मकान का पता दिया। इस क्लर्क का नाम फरोज था और वो चंद रोज के अंदर हारून के साथ खासा बेतकल्लफ हो गया था। मकान तो अच्छा खासा है, मगर इसके साथ एक मसला है। तुम तो हम परस्त नहीं हो ना? हरगिज नहीं, हारून ने कहा, मैं 100% हकीकत पसंद आदमी हूँ। फिरोज थोड़ा हैरान होकर बोला, बात यह है कि वो मकान असेबज़दा है। कोई शख्स इस मकान के करीब नहीं जाता, वो कई सालों से बंद पड़ा है। तो हारून ने इसकी बात सुनकर कहा कि ये सब जहालत की बातें हैं। एक ही किस्म का कोई गैर मामूली वाकया 2-3 मरतबा पेश आ जाए तो लोग इसे फौरन किसी बदरू का कारनामा करार दे देते हैं।
तुम मेरी मालिक मकान से बात करवा दो, मैं किसी असेब से नहीं डरता। मकान तो ठीक ठाक है ना? हाँ, मकान तो अच्छा खासा है, फिरोज ने कहा, लेकिन इसके साथ एक दर्दनाक कहानी वाबस्ता है। चंद साल कबल एक तुम्हारे जैसा अजनबी इस मकान में आकर ठहरा था। अच्छा खासा नौजवान था। बस्ती की एक लड़की को इससे मोहब्बत हो गई। इस लड़की का नाम गुले यास्मीन था। कुछ अरसे तक तो वो दूर दूर से नौजवान को पैगामे मोहब्बत देती रही, लेकिन नौजवान का रवैया हौसला अफजा नहीं था। एक रोज रात की तारीखी में गुल यास्मीन नौजवान के पास पहुंच गई। इसके बाद किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। अगली सुबह यास्मीन की लाश चश्मे के पास पड़ी हुई पाई गई और नौजवान कहीं नजर न आया। वो रातों रात बस्ती छोड़कर चला गया था। लोगों की इस हादसे के बारे में मुख्तलिफ राय थी। बास का कहना है कि गुल यास्मीन को कत्ल किया गया था। बास का ख्याल है कि इससे हादसा पेश आ गया था। अजनबी महज घबराहट की वजह से बस्ती छोड़कर चला गया था। गुल यास्मीन की मौत कैसे वाकया हुई थी? हारून ने पूछा। जिस मकान में अजनबी ठहरा हुआ था, इसके अकब में एक 40-45 फुट गहरी ढलान थी। नीचे चश्मा बहता है। गुल यास्मीन की लाश इसी चश्मे के पास पड़ी हुई पाई गई थी। इसकी चद्दर ऊपर जाड़ी में अटकी हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि गुल यास्मीन का पैर फिसल गया था और वो गिरकर हलाक हो गई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसे कत्ल किया गया था। अजनबी ने इसे कत्ल करके इसकी लाश यहाँ फेंक दी थी। क्या लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था? अरे बाऊ, तौबा करो तौबा, फिरोज ने कहा। हम लोग इतने बगैरत नहीं है। यहाँ कोई शख्स औरत की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। ये तो सरासर जहालत है, हारून ने कहा। अगर पोस्टमार्टम कर लिया जाता तो पोजीशन वाजिया हो जाती। ये पता चल जाता कि गुल यास्मीन की मौत हादसाती थी या इसे कत्ल किया गया था। बहरहाल ये तुम्हारा और तुम्हारी रिवायत का मसला है। मुझे तो सिर्फ मकान की जरूरत है। और हाँ, ये असेब का मामला है। गुल यास्मीन की मौत के बाद कुछ अरसा तक मकान बंद पड़ा रहा। इसके बाद एक मियाँ बीबी ने मकान किराए पर लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। मर्द कारोबार करता था और इसे हफ्ते में 1-2 रोज कस्बे से बाहर रहना पड़ता था। एक रोज वो रात के वक्त घर पहुंचा तो अपनी बीवी को बेहोश पड़े हुए पाया। इसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, जिसने फौरन इसकी बीवी को तभी इमदाद दी। औरत ने होश में आते ही चीखना शुरू कर दिया। वो 1 मिनट भी इस मकान में ठहरने पर तैयार नहीं थी। इस पर जुनूनी कैफियत तारी थी। शौहर के पूछने पर इसने बताया कि इस मकान में एक नौजवान औरत की भटकती हुई रूह रहती है। वो इतनी खौफजदा थी कि होश में आते ही मकान से बाहर निकल गई। इसका शौहर इसे अपने किसी अजीज के घर ले गया और अगले रोज मकान खाली कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने रात के वक्त गुल यास्मीन की भटकती हुई रूह को मकान के इर्द गिर्द मंडलाते देखा। अब अंधेरा होने के बाद कोई शख्स इस मकान की तरफ नहीं जाता। वो अजनबी कौन था जिस पर गुल यास्मीन के कत्ल का इल्जाम आयद किया जाता है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि मकान का मौजूदा मालिक भी कुछ नहीं जानता। मकान का पुराना मालिक इस हादसे के 3 हफ्ते बाद इंतकाल कर गया था और इसके वारसों ने मकान बेच दिया। कस्बे के बुजुर्गों का कहना है कि गुल यास्मीन की रूह अपने कातिल का इंतजार कर रही है। जब तक वो इंतकाम नहीं ले लेगी, इस जगह को नहीं छोड़ेगी। मकान का किराया कितना है? फिरोज ने कहा, क्या तुम ये सब कुछ सुनने के बाद मकान किराए पर लेना चाहते हो? हाँ, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। हारून ने कहा, तुम मालिक मकान से मेरी मुलाकात करवा दो। फिरोज ने वादा किया कि वो 1-2 रोज में मालिक मकान से इसकी मुलाकात करवा देगा। इसी दौरान में हारून ने असेब सदा मकान के बारे में मजीद बातें सुनी। लोगों ने इसे मकान से दूर रहने का मशवरा दिया। बाज ने कहा कि वो मुफ्त भी इस मकान में रहना पसंद नहीं करेंगे। हारून को इस मकान में एक फायदा भी नजर आया, एक नुकसान भी। मकान के करीब जो चश्मा था, वहाँ से कस्बे की लड़कियां पानी भरती थी। नुकसान ये था कि मकान की बुरी शोहरत रोमांस में रुकावट का बाइस बन सकती थी। इसने सोचा, जब वो मकान में अमन अमान के साथ रहना शुरू कर देगा तो लोगों के दिलों से मकान की असेबी हैबत रफ्ता रफ्ता कम हो जाएगी। चंद रोज के बाद वो फिरोज के हमरा मालिक मकान से मिला। इसकी तवक्को के बराकस मालिक मकान एक नौजवान और पढ़ा लिखा शख्स था। इसका नाम नजबुल्ला था। रस्मी कलामात के बाद फिरोज ने इसे बताया कि हारून इसका मकान किराए पर लेना चाहता है।
नजबुल्ला ने दोनों को आरास्ता ड्राइंग रूम में बिठाया और हारून से मुखातब होकर कहा, हारून साहब, इस मकान के बारे में कुछ किस्से मशहूर है। लोगों का ख्याल है कि इसमें कोई भटकती हुई रूह है। मैं भटकती हुई रूहों पर यकीन नहीं रखता। हारून ने कहा, आप ये बताइए कि मकान का किराया कितना है? किराया आपसे बहुत कम लूंगा, नजबुल्ला ने कहा। आम किराए से आधा किराया समझ लें, मगर मेरी चंद शराइत होंगी। मैं आपसे 6 माह का किराया एडवांस लूंगा और अगर आप 6 माह से कबल मकान छोड़ना चाहें तो आपको बकिया मुद्दत का किराया वापस नहीं मिलेगा। हारून ने कहा, मुझे मंजूर है। नजबुल्ला ने कहा, अगर मकान में रहायश के दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या आप भी ये समझते हैं कि आपका मकान असेब ज़दा है? मेरे समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात अख्तियातन तौर पर आप पर वासिया कर रहा हूँ। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।